बच्चों हमने चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जनसंख्या उसे कंप्लीट कर लिया था और आज इस वीडियो के अंतर्गत हम सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चंस और आंसर। तो बच्चों रेडी कर लेंगे अपनी बुक, नोटबुक, पेन और पेंसिल और मेरे साथ में हल करते रहेंगे इस पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, तो शुरू करेंगे पहले प्रश्न के साथ में। और पहला प्रश्न हमारा किस कैटेगरी का है? बहुचयनात्मक प्रश्न, यानी हमें एक से अधिक विकल्प दिए हुए हैं और इनमें से सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो बच्चों पढ़ते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? ठीक है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि प्रवास होता क्या है। बच्चों पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब कोई व्यक्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अपना आवास बदल देता है या अपना स्थान बदल देता है तो वो क्या कहलाएगा? प्रवास कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक व्यक्ति एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर चला गया है तो क्या होगा? जनसंख्या के वितरण में परिवर्तन होगा ना बच्चों। तो एक बार फिर से देखते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन लाता है? ठीक है बच्चों, तो एक व्यक्ति क्या करता है? मान लीजिए कि ए स्थान है और एक बी स्थान है, ए गांव है और बी है शहर। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा कि राम नाम का एक व्यक्ति है, वो ए से बी शहर में चला गया है। ठीक है, यानी इसने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया है। तो बच्चों बी शहर के लिए वो क्या कहलाएगा? आप्रवासी कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कहलाता है आप्रवासी। और जबकि ए गांव के लिए वह राम नामक व्यक्ति क्या कहलाएगा? उत्प्रवासी कहलाएगा। तो बच्चों एक ही व्यक्ति है, अलग अलग स्थानों पर उसके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार से राम नाम का व्यक्ति ए गांव के लिए उत्प्रवासी हुआ क्योंकि अपना गांव उसने छोड़ दिया, और बी शहर के लिए वो आप्रवासी हो गया और वो वहां पर आकर बस चुका है। ठीक है बच्चों, तो हमारा प्रश्न कहता है कि जो प्रवास होता है किसी भी क्षेत्र की आबादी की संख्या, वितरण और घन और संरचना में परिवर्तन लाता है। तो बच्चों हमारे पास में 4 ऑप्शन है। प्रस्थान वाले क्षेत्र में, आगमन वाले क्षेत्र में, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि जो प्रस्थान करने वाला क्षेत्र है, यानी कि एक क्षेत्र यहाँ पर राम नामक व्यक्ति कम हो गया, जबकि बी क्षेत्र में वो बढ़ गया है ना बच्चों। तो दोनों ही स्थानों पर क्या आता है? परिवर्तन आता है। तो बच्चों हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ग, कि प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में जनसंख्या के संरचना, वितरण में परिवर्तन आता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप पूरे के पूरे प्रश्न को समझने का प्रयास करें और फिर अपना उत्तर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो बच्चों क्या है हमारा सही उत्तर? ग। देखते हैं दूसरा प्रश्न। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ठीक है बच्चों, यहाँ पर परिणाम शब्द है, यानी कि हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में परिणाम और परिमाण कई बार आया है। तो परिणाम का मतलब तो रिजल्ट से होता है, ठीक है, और परिमाण का मतलब होता है मात्रा या फिर क्वांटिटी से। ठीक है, तो क्या कहता है कि जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? क्या वो उच्च जन्म दर का परिणाम है? क्या वो उच्च मृत्यु दर का परिणाम है? क्या वो उच्च जीवन दर का परिणाम है? या फिर अधिक विवाहित जोड़े वहां पर है? तो बच्चों इसमें से सही ऑप्शन क्या है? यानी कि जन्म दर जो है वो उच्च है, इस वजह से उस जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात है। ठीक है बच्चों, तो आप सही ऑप्शन को नोट कर लें, क। देखते हैं तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिमाण दर्शाता है? ठीक है बच्चों, यहाँ पर शब्द बदल गया है, परिमाण की हम बात करेंगे, यानी कि मात्रा, क्वांटिटी की हम बात करेंगे। तो बच्चों एक बार फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिमाण दर्शाता है? ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि दर और प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो बच्चों इसमें से ख ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या से हमें कुछ भी पता नहीं लगेगा कि क्या मात्रा बढ़ी है, क्योंकि हमें सापेक्ष वृद्धि जाननी है। जनसंख्या वृद्धि की दर से भी हमें पता नहीं लगेगा,
ठीक है, कि वो कितनी बड़ी जनसंख्या पर लागू हो रही है, क्योंकि हमें जनसंख्या मालूम नहीं है यहाँ पर, और प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से भी हमें पता नहीं लगेगा। इसीलिए सही ऑप्शन क्या है बच्चों, है कि प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, देखते हैं चौथा प्रश्न। 2001 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति कौन होता है बच्चों? हमने पढ़ी थी परिभाषा जब हम साक्षरता दर वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, और हमने जाना था कि 7 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ तथा लिख कर समझ सके उसे हम साक्षर कहते हैं। तो बच्चों क्या क्या है हमारे सामने ऑप्शन? जो अपने नाम को पढ़े एवं लिख सकता है, बिल्कुल नहीं। जो किसी भी भाषा में पढ़े एवं लिख सकता है, ये भी हमारा सही उत्तर नहीं है। तो बच्चों हमारा सही उत्तर आ गया है गए, जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ में पढ़ एवं लिख सकता है। ठीक है, तो घ ऑप्शन भी हमारा गलत है कि जो पढ़ना लिखना एवं अंक गणित तीनों जानता हो। ठीक है, तो हमारी जो परिभाषा है वो कहाँ फिट होती है? घ ऑप्शन में फिट होती है। तो आप सही उत्तर अंकित कर लेंगे ऑप्शन घ। देखते हैं बच्चों संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। ठीक है, अब तक तो हमने बहुचयनात्मक यानी कि ऑप्शंस वाले प्रश्न देखे, जिसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न उत्तर कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्नों को देखेंगे। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक की व्याख्या करें। तो बच्चों जनसंख्या वृद्धि या फिर जनसंख्या में परिवर्तन 3 प्रकार के घटकों से होता है, जन्म दर से, मृत्यु दर से और प्रवास से। ठीक है बच्चों, हमने जाना था, इस प्रकार का हमने चार्ट भी बनाया था। तो बच्चों आप भी अपना चार्ट बनाएं और फिर एक एक करके हम इनकी परिभाषाओं के बारे में भी बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम जन्म दर की परिभाषा, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जीवित बच्चों के जन्म की बात हो रही है, उसे हम जन्म दर कहते हैं। ठीक है, ये जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी जन्म दर। फिर हम देखेंगे मृत्यु दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको 1000 का जो आंकड़ा है उसे याद रखना है। वर्तमान में मृत्यु दर में तेज गिरावट हुई है। जी हाँ बच्चों, जैसे जैसे किसी भी देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होता है, जनसंख्या साक्षर होती है, तो क्या होता है? मृत्यु दर में तेज गिरावट आती है, यानी कि जो मृत्यु है अब वो कम हो रही है। भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण यही है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जन्म दर तो उच्च बनी हुई है, लेकिन मृत्यु दर में कमी हो गई है, जिससे क्या होगा, जो भारत की जनसंख्या है उसमें वृद्धि होती जाएगी। अब हम देखेंगे प्रवास। ठीक है, लोगों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। हमने जो बहुचयनात्मक प्रश्न था उसमें भी इसे समझा था। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जनसंख्या को प्रभावित करता है, इससे अनेक संरचनात्मक परिवर्तन भी आते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो ये दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही है? ठीक है ना बच्चों, हमने एक टेबल के माध्यम से जाना था कि किस प्रकार से 1981 से लगातार जनसंख्या की जो प्रतिशत दर है उसमें कमी आ रही है। हालांकि जनसंख्या बढ़ रही है बच्चों, लेकिन फिर भी जो प्रतिशत में वृद्धि दर है अब वो कम हो रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। यदि हम मुख्य कारणों की बात करते हैं तो बच्चों सबसे पहला कारण है, एक तो जन्म दर कम हो रही है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न। और बच्चों ये है दूसरे का दूसरा प्रश्न, 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही है? तो बच्चों हमने देखा था कि वर्ष 1981 से लगातार जो दशकीय वृद्धि दर है उसमें कमी आ रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जन्म दर में नियंत्रण, साक्षरता में वृद्धि और परिवार नियोजन कार्यक्रमों की सफलता। तो बच्चों आप लिख लेंगे 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर निम्नलिखित कारणों से घट रही है। पहला है जन्म दर नियंत्रण, दूसरा है साक्षरता में वृद्धि और तीसरा है परिवार नियोजन कार्यक्रमों की सफलता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न संख्या 2 का तीसरा प्रश्न। आयु संरचना जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित करें। तो बच्चों अभी अभी हमने जन्म दर और मृत्यु दर भी पढ़ लिया था।
ठीक है। और अब हम यहाँ पर एक नया शब्द देख रहे हैं, आयु संरचना। वो भी जब बच्चों हम जनसंख्या के गुण और विशेषताएं पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था आयु संरचना के बारे में। किसी भी देश की जनसंख्या को हम 3 प्रकार के आयु वर्गों में विभाजित करते हैं। 15 वर्ष से कम बच्चे, 15 से 59 वर्ष तक के लोगों को वयस्क की श्रेणी में शामिल करते हैं, और 59 वर्ष से अधिक के लोगों को हम शामिल करते हैं वृद्ध लोगों में। ठीक है बच्चों, तो आप लिख लेंगे आयु संरचना से तात्पर्य किसी देश की जनसंख्या को विभिन्न वर्गों के अनुसार कई आयु समूहों में विभाजित करना है। इससे विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या का पता चलता है। किसी देश की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चे सामान्यतः 15 वर्ष से नीचे, वयस्क 15 से 59 वर्ष के बीच, और वृद्ध 59 वर्ष से ऊपर। ठीक है, तो आयु संरचना के बारे में हमने यहाँ पर जान लिया है, और जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में अभी अभी हमने जाना था। ठीक है बच्चों, तो आप वहां से भी उस उत्तर को लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न संख्या 2 का चौथा प्रश्न, प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है। जी हाँ बच्चों, हमने देखा था कि जनसंख्या में परिवर्तन 3 घटकों से होता है। एक तो जन्म दर से होता है, एक मृत्यु दर से होता है, और तीसरा प्रमुख घटक कौन सा है? प्रवास से होता है। तो बच्चों प्रवास की बहुत बार चर्चा हो चुकी है, यानी कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी कि जब कोई व्यक्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चला जाता है तो क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। ठीक है, तो प्रवास से क्या होगा बच्चों? जिस स्थान को वो छोड़ रहा है और जिस स्थान पर जा रहा है, दोनों ही स्थान पर परिवर्तन आता है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं इन सब के बारे में। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक प्रमुख कारक है। प्रवास का अर्थ है लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चला जाना। और बच्चों प्रवास 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक प्रवास और अंतर्देशीय प्रवास। आंतरिक में क्या होता है बच्चों? एक देश के अंदर ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना, जबकि अंतर्देशीय में क्या होगा? एक देश से दूसरे देश में चले जाना। आंतरिक प्रवास से देश की जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जनसंख्या का वितरण अवश्य प्रभावित होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि ज्यादातर जो पुल फैक्टर होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं शहरों में। यानी कि अच्छा जीवन स्तर, रोजगार के बेहतर अवसर कहाँ होते हैं? शहरों में होते हैं। तो शहरों की आबादी बढ़ जाती है और गाँवों की आबादी कम हो जाती है। ठीक है, जबकि अंतर्देशीय प्रवास में जनसंख्या का आकार भी प्रभावित होता है। आंतरिक प्रवास के कारण भारत के नगरों और शहरों की जनसंख्या स्थायी रूप से बढ़ती रहती है। भारत में लोग रोजगार के अवसरों और बेहतर सुविधा की खोज में शहर की ओर स्थानांतरित होते हैं। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से भी नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को परिवर्तित करता है। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को यदि हम बेहतर तरीके से समझें तो हम देखते हैं बच्चों, जो कि वयस्क वर्ग होता है वो चला जाता है गाँव से शहरों की ओर। ठीक है, जबकि बच्चे और खासकर महिलाएं और वृद्ध कहाँ रह जाते हैं? गाँव में ही रह जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो लिंगानुपात है गाँव में हो जाता है महिलाओं की तरफ और शहरों में हो जाता है पुरुषों की तरफ। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं बच्चों इसको। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से भी नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को परिवर्तित कर देता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न संख्या 3। यानी अब तक हमने प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 के विभिन्न प्रश्नों को हल किया है। अब हमारे सामने प्रश्न संख्या 3 आ गया है कि जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच के अंतर को स्पष्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप भी टेबल बना लें और एक तरफ जनसंख्या वृद्धि लिखें और दूसरी तरफ जनसंख्या परिवर्तन लिखें। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ होता है कि किसी विशेष समय के अंतराल में, और बच्चों जनरली हम ये कौन सा अंतराल लेते हैं? 10 वर्षों का अंतराल लेते हैं। जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जबकि जनसंख्या परिवर्तन का अर्थ है आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर संख्या की बात हो रही है, परिवर्तन की बात हो रही है और संगठन में परिवर्तन की भी बात होती है। ठीक है, जबकि यहाँ पर हम केवल और केवल वृद्धि देखते हैं। ठीक है, और जनसंख्या परिवर्तन को 3 कारक निर्धारित करते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवसन, जिसे हम प्रवास भी कह सकते हैं।
दूसरा है बच्चों, जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत इस प्रकार के परिवर्तन को दो प्रकारों से व्यक्त किया जा सकता है, सापेक्ष वृद्धि और प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा, जबकि जनसंख्या परिवर्तन में गुणात्मक परिवर्तन भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मात्रात्मक परिवर्तन होता है और यहाँ पर गुणात्मक परिवर्तन भी हो सकता है। इस प्रक्रिया में जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा कौन सा कॉलम है? जनसंख्या वृद्धि वाला कॉलम है और यह है जनसंख्या परिवर्तन वाला। और इस प्रक्रिया में जनसंख्या वितरण एवं व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन आता है। ठीक है बच्चों, तो व्यावसायिक संरचना याद है ना आपको? प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप और तृतीयक क्रियाकलाप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 4, व्यावसायिक संरचना एवं विकास के बीच में क्या संबंध है। तो बच्चों, हमने जाना था कि किसी भी देश में मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्रियाएं पाई जाती है आर्थिक। ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। और प्राथमिक क्रियाओं में वो कार्य सम्मिलित किए जाते हैं जिनका सीधा संबंध किससे होता है? प्रकृति से होता है, जैसे कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, आखेट, खनन इत्यादि। उसी प्रकार बच्चों, जो द्वितीयक व्यवसाय होते हैं उनका संबंध होता है विनिर्माण से, उद्योगों से। और उसमें क्या होता है? किसी भी वस्तु का रूप परिवर्तित कर दिया जाता है और उसका मूल्य बढ़ जाता है, जैसे कि गन्ने से चीनी बनाना, कपास से सूती वस्त्र बनाना। और बच्चों, तीसरा व्यवसाय यानी कि जो तृतीयक व्यवसाय है उसमें हम विभिन्न प्रकार की सेवाओं को शामिल करते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मानसिक श्रम होता है, जैसे कि अध्यापक, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंक कर्मी, बीमा कर्मी, परिवहन, संचार की सुविधाएं इत्यादि। ठीक है बच्चों, और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है वैसे वैसे प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न लोगों का प्रतिशत कम होता जाता है और द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में संलग्न व्यक्तियों का प्रतिशत बढ़ता जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कि व्यावसायिक संरचना और विकास में क्या संबंध है। व्यावसायिक संरचना एवं विकास के बीच में संबंध। व्यावसायिक संरचना और विकास के बीच एक निश्चित संबंध होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश के विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन तथा खनन इत्यादि। ठीक है बच्चों, इसमें आखेट को भी शामिल कर सकते हैं। दूसरा है द्वितीयक व्यवसाय, इसमें उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं। और तृतीयक व्यवसाय में आते हैं परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं आदि। ठीक है बच्चों, और अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से व्यावसायिक संरचना और विकास में क्या संबंध है। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो हमने व्यावसायिक क्रियाएं देख ली और अब हम व्यावसायिक संरचना और विकास के बीच का संबंध देखेंगे। इनमें प्राथमिक व्यवसाय की अधिकता जनसंख्या वाले देशों में विकास का स्तर नीचे होता है। ठीक है बच्चों, तो जिन देशों में ज़्यादातर जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होती है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर विकास का स्तर नीचा है, जबकि द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसाय की अधिकता वाले देशों में विकास का स्तर ऊंचा होता है। विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। ठीक है बच्चों, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है यानी कि विकसित देश, वहां पर द्वितीयक क्रियाकलाप और तृतीयक क्रियाकलाप में लोगों की संलग्नता ज्यादा होती है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है और भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग क्या कार्य करता है? कृषि कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि किस प्रकार से व्यावसायिक संरचना और विकास में संबंध होता है। देखते हैं बच्चों, अगला बिंदु, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 तथा 20% ही है। इसलिए भारत विकसित देशों की श्रेणी के बजाय किस श्रेणी में आता है? विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है बच्चों, तो धीरे धीरे भारत भी विकसित देश बन जाएगा और प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए लोगों की संख्या कम हो जाएगी और द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में लगे हुए लोगों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखेंगे प्रश्न संख्या 5, स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है।
तो बच्चों, आप जानते हैं कि पहला सुख क्या होता है? निरोगी काया होता है। और जब किसी देश के नागरिक स्वस्थ होंगे तो वहाँ की अर्थव्यवस्था भी कैसी होगी? बहुत मजबूत होगी और विकसित होगी, और वहाँ के संसाधनों का भी भरपूर उपयोग कर पाएगी। और बच्चों, उस देश के जो संसाधन हैं वो बीमारियों पर खर्च नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम, जनसंख्या स्वस्थ होने पर उसकी कार्यक्षमता भी अधिक होती है और वह अधिक उत्पादन कर पाती है। ठीक है बच्चों, तो बीमार व्यक्ति काम भी नहीं कर सकता है। इससे राष्ट्रीय आय में स्वतः ही वृद्धि हो जाएगी। स्वस्थ जनसंख्या देश का महत्वपूर्ण संसाधन होती है। वह आश्रित जनसंख्या के अनुपात को कम करती है और सरकार को उन पर कम खर्चा करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, यदि ज्यादातर जनसंख्या बीमार होगी तो क्या करना पड़ेगा? सरकार को स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। स्वस्थ जनसंख्या ही देश के प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करने में सक्षम होती है। इस प्रकार स्वस्थ जनसंख्या विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। स्वस्थ जनसंख्या से उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ती है। स्वस्थ जनसंख्या से देश का आर्थिक एवं सामाजिक विकास तीव्र गति से हो पाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या जाना कि एक स्वस्थ जनसंख्या ही किसी देश का वास्तविक धन होता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो बच्चों, हमने पढ़ी थी कि पहली स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1952 में बनी थी, और वर्ष 2000 में भी एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई, और उसमें बच्चों कई बिंदुओं को शामिल किया गया। तो देखते हैं बच्चों, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या को रोकने तथा जनसंख्या के गुणात्मक विकास के लिए भारत सरकार द्वारा सन 2000 में अपनाई गई नीति है। यह जनसंख्या के अधिक विकास, सामाजिक विकास तथा पर्यावरण सुरक्षा पर विशेष ध्यान देती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के प्रमुख लक्ष्य क्या है कि एक तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को 1000 में 30 से भी कम कर देना। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं ना जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में। व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, और परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करना। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या पढ़ लिया है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की विशेषताएं। और बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि ये हमारी जनसंख्या से जुड़ा हुआ है, और हम भी किसका हिस्सा है? हमारे देश की जनसंख्या का हिस्सा है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप इस वीडियो को एक बार और देखें और अपने प्रश्नोत्तरों को बहुत अच्छे से हल करें। तो बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।